अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह। चलिए जी, तो अब स्टार्ट करना है हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा इनऑर्गेनिक और फिजिकल पूरा हो गया है, ठीक है। तो अब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। फिजिकल में इनऑर्गेनिक में हमारे पास नाइट्रोजन और सल्फर, ये वही वाला है जो आपने ओ लेवल्स में पढ़ा है, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन में फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन एक होता है और एक सल्फर होता है, तो सल्फर S8 होता है। ये व्यू में एक नाइट्रोजन है और एक सल्फर है। तो नाइट्रोजन जो है वो सल्फर जो है वो S8 में रहता है और नाइट्रोजन जो है वो N2 में रहता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन इनर्ट होता है, ये बात हमको पता है, क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। नाइट्रोजन इनर्ट है, आसानी से रिएक्ट नहीं करता। अराउंड 78 to 79% आपके पास एयर के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है और बाकी 20% ऑक्सीजन होता है और 1% अदर गैसेज होती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से इनर्ट है। नाइट्रोजन के यूजेस तो अमोनिया गैस बनाने में काम आता है, तो नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू अमोनिया। ये पुरानी बातें हैं, ये सारी बातें आपको पता है, इसको हम रिकॉल नहीं करेंगे। ये -92 किलो जूल बनता है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसके अंदर आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। इसको हेबर्स प्रोसेस कहते हैं। इसमें पूरा ली चैटलियस प्रिंसिपल लग सकता है कि इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे। डेल्टा H नेगेटिव होगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, इस पर Kc की वैल्यू पूरी अप्लाई हो सकती है। इसमें पूरा न्यूमेरिकल बन सकता है कि 1 मोल से शुरू किया था, 3 मोल 2 मोल थे, तो बताइए कि एट इक्विलिब्रियम अगर ये 1 मोल की बजाय 0.98 मोल रह गए तो बताइए फिर इनिन में क्या होगा। तो हम उसको एक्स करके कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका Kc क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं पहले फिजिकल में, ठीक है। इनऑर्गेनिक में ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। आयरन है, 200 से 300 atm प्रेशर यूज होता है और 450 डिग्री ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसी तरह से आपके पास इस नाइट्रोजन के बाद जो अमोनिया बनता है, ये अमोनिया के बाद अमोनियम आयन में कन्वर्ट होता है। अमोनियम आयन में कैसे कन्वर्ट होता है, तो आपको पता है कि अमोनिया गैस एक लुइस बेस है। लुइस बेस क्योंकि ये लोन पेयर डोनेट कर सकती है। जब भी ये HCl से रिएक्शन करेगा तो ये एक लुइस एसिड हो जाएगा और ये वैसे भी एसिड है, हमें पता है। तो इसको हम गैस फॉर्म में लेंगे, इसको भी हम गैस फॉर्म में लेंगे। ये H पॉजिटिव आयन डोनेट कर देगा, या तो यूं कर लो। तो ये अर्हेनियस का और ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी का भी एसिड बन गया, क्योंकि H पॉजिटिव आयन डोनर क्या होता है, एसिड होता है। लेकिन इस वक्त लुइस के हिसाब से अगर हम देखें, दोनों गैसेस है, इसके अंदर हमने वाटर नहीं डाला, तो ये इसको कैप्चर कर लेगा। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन बनेगा जिसमें बनेगा NH4 पॉजिटिव और 7 Cl नेगेटिव। अब इसकी पूरी केमिस्ट्री हम पहले ही पढ़ चुके हैं। NH4 का मतलब क्या होता है, अमोनियम आयन। अमोनियम आयन हमने इसके अंदर आपको वो पढ़ाया था जब वेस्पर थ्योरी के अंदर हमने बताया था कि बॉन्ड एंगल वगैरह क्या बनता है। तो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आप नाइट्रोजन अमोनिया की केमिस्ट्री को भी आप समझ लो, उसके बॉन्ड एंगल्स वगैरह को भी समझ लो। HCl तो वैसे ही लीनियर है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन का पेयर इस तरफ ड्रैग होगा, सही है। इसके अंदर देखना है अगर हमें, तो ये इसका लोन पेयर है जिसकी वजह से ये sp3 हाइब्रिडाइज है, मगर इसका बॉन्ड एंगल जो होगा वो 109 होता है, तो -1 तो 107 बनेगा, ठीक है। जब ये अमोनियम आयन में कन्वर्ट होगा तो अमोनियम आयन में कैसा होगा, अब चूंकि ये लोन पेयर इस्तेमाल हो गया ना, तो ये 1 2 3 एंड देन 4, मान लो ये वाला लोन पेयर यूज हो गया है, ये यूज हो गया है। अब ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन अपनी जगह पर रहे, तो अब ये चारों जब यूज हो गए तो ये भी sp3 कहलाता है। लेकिन अब इसका बॉन्ड एंगल 109.5 बन गया। इसकी ज्योमेट्री थी ट्रायगोनल पिरामिड, इसकी बन जाएगी टेट्राहेड्रल। तो अब आपने ये सारी बातों को याद रखना है, ठीक है। तो अमोनियम आयन का बॉन्ड एंगल किस तरह बनता है, बनता किस तरह है, ये सब चीजें आपको अमोनिया के चैप्टर से मिल गई थी। अमोनियम के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज होते हैं। तो अराउंड 75% अमोनियम के जो कंपाउंड्स होते हैं अमोनियम आयन के साथ, 75% वो फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल हो जाते हैं।
ठीक है, वो एज अ फर्टिलाइजर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। और बाकी जो 25% होता है इसके अंदर आपका एक्सप्लोजिव बनता है, यानी कि आप उसको यूं कर सकते हैं कि अमोनिया से 75% फर्टिलाइजर्स निकलते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है। और जो 25% बचता है इसके अंदर से अलग अलग दूसरी चीज़ें निकलती है, इसमें सॉल्वेंट्स बनते हैं, ठीक है, एक्सप्लोजिव्स बनते हैं। एक्सप्लोजिव में आपके पास बनता है TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुलीन, ठीक है, वो कुछ यूं नजर आता है। ये बेंजीन का रिंग है जिसमें 3 बार नाइट्रो ग्रुप लगा होता है, और ये दिस इज टोल्यूइन। ठीक है, दिस इज ट्राई नाइट्रोटोलुलीन, इसको हम कहते हैं TNT। ये 2 पोजीशन है, 4 पोजीशन है, 6 पोजीशन, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोटोलुलीन, ये यूं बनता है। सही है, एक्सप्लोजिव्स बनते हैं। इसके अलावा आपके नाइट्रिक एसिड बनता है HNO3। इनकी फॉर्मेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें तो इसकी फॉर्मेशन के अंदर नहीं घुसना। ठीक है, क्या यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? बाकी जो भी चीजें हैं वो सब आपकी पुराने सिलेबस से है कि जब आपने ओ लेवल में पढ़ी थी। इसी तरह सल्फर भी बहुत आसान है। सल्फर के पास हमें बताया कि सल्फर के 8 एटम्स जुड़ते हैं, ऐसे बनता है सल्फर, 1 2 3 एंड देन 4, फिर एक और आएगा 1 2 3 एंड देन 4, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, तो ये 8 बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये एक रिंग होती है, इसको हम रिंग कहते हैं। इसका एक अलग नाम होता है, वो नाम हमें नहीं पढ़ना, ठीक है, बस ये रिंग ऑफ सल्फर कहलाता है, जो कि कहलाता है 1 मोल ऑफ सल्फर। 1 मोल ऑफ सल्फर में 8 एटम्स होते हैं, एक एटम का मास है 32, मल्टीप्लाइड बाई 8 कर दोगे, ठीक है, तो जो आंसर आपका बनता है वो आपके पास क्या बन जाता है, 1 मोल ऑफ सल्फर का मास बन जाता है। डन हो गया। इसी तरीके से सल्फर कहाँ इस्तेमाल होता है, आपको एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन पता होना चाहिए। सल्फर होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होता है। सल्फर जो है उसके सोर्सेज होते हैं, 3 सोर्सेज होते हैं उसके, या तो वो वोल्केनिक इरप्शन से आएगा, ये भी ओ लेवल वाली बात है। वोल्केनिक इरप्शन से सल्फर आपको मिलता है, ये येलो कलर का होता है, इसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है 112 डिग्री से 114 के बीच में होता है। ये सब बातें आपको याद नहीं करनी, और ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, ये भी याद रखिएगा। इवन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए जो वाटर टैंक्स होते हैं ना, अगर एक वाटर टैंक है फॉर एग्जांपल, तो ये इसकी ओपनिंग है, ये वाटर टैंक है, तो इस वाटर टैंक के नीचे साइड में यहाँ पर आपके पास सल्फर डाला जाता है, ये सल्फर होता है, ताकि जब इसके अंदर पानी आएगा तो वो एज अ डिसइंफेक्टेंट इसको काम करेगा। तो पानी को ये क्या करता है, साफ भी कर देता है किसी हद तक। इसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो सल्फर इसके अंदर रखा जाता है, इसको उर्दू में गंधक कहते हैं, गंधक। और गंधक का तेजाब, जिसको ऑयल ऑफ विड्रॉल भी कहते हैं, गंधक का तेजाब होता है, वो कहलाता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको उर्दू में गंधक का तेजाब कहते हैं। HCl को नमक का तेजाब कहते हैं, क्योंकि ये NaCl की तरह होता है, NaCl और HCl, तो सिर्फ इसमें हाइड्रोजन का फर्क है। इसको नमक का तेजाब कहते हैं, इसको गंधक का तेजाब कहते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो ये वॉल्केनिक इरप्शन से आता है। नंबर 2, ये डीसल्फ्यूराइजेशन से आता है। डीसल्फ्यूराइजेशन ऑफ क्रूड ऑयल या फ्ल्यू गैस डीसल्फ्यूराइजेशन, ये आपने पढ़ा था बचपन में कि फ्ल्यू गैस डीसल्फ्यूराइजेशन से भी सल्फर आता है। कैसे आता है, वो होता है H2S, तो जो नेचुरल गैस होती है ना उसके साथ H2S गैस बाहर आती है, इसको बर्न कर देते हैं। अगर इसको मैं बर्न कर दूंगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बना लेगा, सल्फर ऑक्सीजन से मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा, तो यहाँ से सल्फर हमें मिल जाता है, ठीक है। दिस इज फ्ल्यू गैस डीसल्फ्यूराइजेशन। और तीसरा होता है ओर ऑफ सल्फर। सबसे बेहतरीन हल ये होता है और ये होता है, क्योंकि फ्ल्यू गैस डीसल्फ्यूराइजेशन में अमाउंट बहुत कम होता है, इतने कम अमाउंट से हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। और हमारे पास होती है, जैसे आयरन की ओर होती है Fe2S, ठीक है, आयरन सल्फाइड। अब आयरन सल्फाइड जो होता है, इसके साथ फिर डॉट के साथ और आगे फॉर्मूला लंबा हो जाता है, लेकिन हम वो पूरा नहीं लिखते। इनमें से तीनों में से किसी भी सोर्स से आप सल्फर को लेते हो, आप उसको लिख लेते हो। सल्फर सॉलिड फॉर्म में होता है, आप इसको करते हो ऑक्सीजन के साथ बर्न, तो आप लिखते हो उसके ऊपर तकरीबन 450 डिग्रीज, ठीक है।
और फिर ये बन जाता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस में। जब ये बन गया ना, स्टेप नंबर 1, ये कांटेक्ट प्रोसेस कहलाता है। स्टेप नंबर 2 में हमें पता है कि इसको टर्न करना है, किसमें, सल्फर डाइऑक्साइड को किसमें टर्न करना है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ये आसान रिएक्शन नहीं होगा, ये गैस होगी, प्लस जब आप इसको ऑक्सीजन दोगे तो ये आसानी से नहीं होगा। तो फिर आप इसको देते हो 450 डिग्रीज